नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। आज उनकी वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। वहीं उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल वोटर के अधिकार को बचाने के लिए निकले हैं, या फिर बिहार में कांग्रेस का खोया हुआ वोट ढूंढने के लिए। लेकिन आज हम यह सवाल भी उठाएंगे कि राहुल गांधी आखिर अपनी यात्रा में उन इलाकों पर, उन क्षेत्रों पर क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी औसत से ज्यादा है। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल जिन 20 से ज्यादा जिलों की जो यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 11 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक अपना तगड़ा असर रखता है, और साथ ही इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठी होने के दावे भी किए जाते हैं। इसलिए आज पूरा सच में हम उठा रहे हैं एक सवाल कि आखिर बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, बिहार की वोटर लिस्ट में आखिर कैसे हो गई है बांग्लादेशियों की घुसपैठ, और बिहार के सीमांचल में आखिर क्या है बांग्लादेशी कनेक्शन, और बिहार के सीमांचल में कैसे हुआ जनसंख्या का असंतुलन, और कहां हैं बिहार के वो 4 बड़े सेंटर जहां फर्जी वोटर पर है चुनाव आयोग की नजर। तो आइए बिहार से जुड़े इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा का आज दूसरा दिन है और राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गया जिले के गुराड़ू गांव पहुंच गया है। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि देश में बड़ा चुनावी घोटाला किया जा रहा है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनसे मिलने वाले कई लोगों ने यह शिकायत की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने रविवार को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जवाब दिए। आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया है कि वो या तो अपने आरोपों के समर्थन में कोई शपथ पत्र और सबूत पेश करें, या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आयोग ने यह भी कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और तरीके से नियमों के मुताबिक की जा रही है और सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने औरंगाबाद में कुछ मतदाताओं से बातचीत के दौरान क्या कहा, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस वोटर अधिकार यात्रा का क्या है सच और क्या है मुस्लिम एरिया का पूरा सच। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। तो इस समय राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया है, लेकिन बीजेपी के नेता राहुल की इस यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस यात्रा में राहुल गांधी का फोकस उन इलाकों पर ज्यादा है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। असल में राहुल की इस यात्रा के दौरान 20 से ज्यादा जिलों में वो गुजरेंगे, जिसमें से 11 जिले ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम आबादी औसत से ज्यादा है। ये मुस्लिम आबादी के हिसाब से बिहार के 12 में से टॉप 11 जिले। आइए बीजेपी के इस पूरे आरोप का सच जानने के लिए हम मदद ले रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के रोड मैप की। ये देखिए, अब मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि वो ग्राफिक्स चलाए यहां पर। तो ये देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से मैप है। ये लाल आप लकीर देख रहे हैं इस पूरे बिहार के मैप पर, ये राहुल गांधी की वोट यात्रा का जो है वोटर अधिकार यात्रा का रोड मैप है। तो राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचेंगे
तो भागलपुर में मुस्लिम आबादी जो है वो 18% है। इसके बाद राहुल जाएंगे कटिहार, जो सीमांचल का इलाका है, और यहां आबादी है मुसलमानों की 43%, 43% मुस्लिम आबादी है इस इलाके में। इसके बाद राहुल का पड़ाव होगा सीमांचल का ही पूर्णिया जिला। यहां मुस्लिम जनसंख्या करीब करीब 37% के आसपास है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। और राहुल फिर जाएंगे अररिया, ये भी मुस्लिम बहुल सीमांचल का इलाका है, एक जिला है जहां मुस्लिम आबादी 41% के आसपास है, 41%। इसके बाद बारी आएगी सुपौल की, जहां की 19% आबादी मुस्लिम है। और इसके बाद फिर आएगी बारी मधुबनी की, जहां राहुल का काफिला पहुंचेगा और यहां की कुल आबादी में से 18% मुस्लिम जनसंख्या है। यहां पर 18% मुस्लिम आबादी है यहां पर। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे दरभंगा, जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत है 23, पूरे 23% के आसपास, यानी 1/4 दरभंगा की आबादी जो है वो मुस्लिम है। इसके बाद नंबर आएगा सीतामढ़ी का, जहां की कुल आबादी में से 22% आबादी इस्लाम मजहब को मानने वालों की है। और इसके बाद राहुल अपनी यात्रा में पहुंचेंगे पूर्वी चंपारण, जहां 20% जनसंख्या मुसलमानों की है। और फिर बारी आएगी इसके पड़ोसी जिले पश्चिमी चंपारण की, जहां की कुल आबादी में 22% हिस्सा मुसलमानों का है। और फिर नंबर आएगा सीवान का, जहां 18% मुसलमान रहते हैं। तो राहुल गांधी जिन 20 से ज्यादा जिलों में जाएंगे, उनमें से 11 जिले में मुस्लिम आबादी औसत से ज्यादा है। हालांकि राहुल ने अपनी यात्रा किशनगंज में, अपनी यात्रा में आप देखेंगे किशनगंज को छोड़ दिया है, और किशनगंज में मुस्लिम आबादी है 68%। लेकिन सीमांचल के बाकी 3 जिलों में राहुल गांधी जा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को बचाना है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं और इनका मकसद देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना है। तो पहले आप सुनिए कि संबित पात्रा ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे बिहार के सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी में बदलाव का क्या है पूरा सच, और क्या हो सकता है भारत की सुरक्षा पर इसका असर। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। तो जब से बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम शुरू हुआ है, तभी से बिहार के सीमांचल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल सीमांचल वो इलाका है जहां बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और यह माना जाता है कि इसके पीछे घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों यह खबर भी सामने आई थी कि मुस्लिम बहुलता वाले सीमांचल इलाके के चारों जिलों में जनसंख्या के से जो जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा आधार कार्ड। लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए जो बताने वाले हैं, उससे पूरा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद मान जाएंगे कि बिहार के सीमांचल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बस हमारा आपसे इतना निवेदन है कि जो आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें पूरे ध्यान से देखिए और पूरा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मुस्लिम आबादी सामान्य औसत से ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़े रखे हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। आपको बता दें कि 1991 के पहले के आंकड़े हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले इनमें से कई जिले बने ही नहीं थे, अस्तित्व में ही नहीं थे। अब ध्यान से देखिए इस पूरे चार्ट को। अररिया जिले में 1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, जो 2011 में बढ़कर
43% हो गई, यानी 20 साल में मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान से देखिए कटिहार को। 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, जो 2011 में हो गई 44.5%, यानी 20 साल में यहां 3.5% का उछाल आया। अब चलिए पूर्णिया। 2011 में पूर्णिया जिले में 36.5% मुसलमान रहते थे, लेकिन 2011 में मुस्लिम जनसंख्या हो गई 2011 में मुस्लिम जनसंख्या हो गई 38.5%। पहले 1991 में रहते थे 36.5% पूर्णिया में, और अब हो गए 38.5%, यानी इसमें आया है 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की। यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66%, 2011 में ये हो गई 68%, यानी 20 साल में यहां मुस्लिम जनसंख्या पूरे 2% तक बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, अररिया में 5%, कटिहार में 3.5%, पूर्णिया और किशनगंज में 2-2% अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? क्योंकि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन यहीं आप गलत हैं। अब इस ग्राफिक्स को देखिए, अगले ग्राफिक्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 1991 से 2011 के बीच भारत में और बिहार में अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से देखिए। 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में हो गई 14.2%, यानी इस तरह से पूरे भारत में 1.6% मुसलमान आबादी 20 साल में बढ़ी। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे कि बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी, और ये उसी का आंकड़ा है, यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी 2.9%, 3% के आसपास। अब बहुत ध्यान से देखिए सीमांचल का आंकड़ा। 1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में हो गई 42.7%, यानी 20 साल में, सिर्फ 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई पूरे 4.5% की, 4.5% की बढ़ोतरी। एक बार फिर सुनिए, 1991 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुसलमानों की संख्या में 1.6% की बढ़ोतरी हुई। बिहार में 1991 से लेकर 2023 के बीच 32 साल में 2.9% की बढ़त देखी गई, लेकिन सीमांचल में सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी में सीधे 4.5% का उछाल आ गया। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना 2023 में की है, उसके जिलों में उसमें जिलों के हिसाब से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए सीमांचल में इस वक्त कितनी मुस्लिम आबादी है, इसका असली आंकड़ा अगली जनगणना में आएगा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब पूरे भारत की तुलना में सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी का आंकड़ा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। और अब ये आंकड़े देखने के बाद अपने दिमाग पर खुद जोर दीजिए और खुद ये सवाल पूछिए कि दिल्ली और मुंबई में आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है कि चलिए रोजगार की तलाश में यूपी, बिहार, एमपी से यहां लोग आए होंगे। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, और यह माना जा सकता है कि यहां पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नए अवसरों की तलाश में यहां आए होंगे, मान सकते हैं। लेकिन अब सीमांचल को लेकर अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। आप खुद ही बताइए कि बिहार के सीमांचल में ऐसा क्या है कि जो यहां आबादी बढ़ रही है? यहां ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, रोजगार के अवसर हैं जो यहां इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? जाहिर है दाल में कुछ ना कुछ काला है, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोटाला है। हम यहां एक बात और साफ कर देना चाहते हैं, वो ये कि हम यहां तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं। बिहार हो या भारत का कोई भी इलाका, इस देश की भूमि पर हक सिर्फ भारत के निवासियों का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर ईसाई या सिख। इस भारत माता की पवित्र भूमि पर किसी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो भी घुसपैठिया भारत में आता है वो सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों का भी हक मारता है। इसलिए राजनीति और मजहब से ऊपर उठकर हर भारतवासी को घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।
तो बिहार के सीमांचल में विदेशी घुसपैठी सिर्फ चुनाव को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि वो देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के सीमांचल का ये इलाका देश की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत सेंसिटिव एरिया है उससे सटा हुआ है और ये सामरिक रूप से बेहद अहम इलाका है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसे कहने का कारण यह है कि यह बहुत संकरा रास्ता है और जिसके माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका इस चिकन नेक के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में है और इस इलाके में सबसे सक्रिय जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है वो जगह, इसलिए ये भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। अगर ये हिस्सा किसी गलत हाथ में चला गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से भारत का संपर्क टूट सकता है। जाहिर है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है, एक अहम मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत पुराना इतिहास है। यहां तक कि वोटर लिस्ट की चेकिंग पर भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डरा रही है कि वोटर लिस्ट में से उनका नाम काट दिया जाएगा। दरअसल इसी तरह के डर को बार बार दिखाकर ये बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को बनाते रहे, मुस्लिम वोट पाते रहे। वैसे भी लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम है। पिछले साढ़े तीन दशक से MY समीकरण आरजेडी को जिंदा रखे हुए उसकी ऑक्सीजन है। आइए आपको अब बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच बताते हैं। देखिए, बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर का बड़ा रोल है। बिहार की 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। वहीं 7 सीटों पर 30 से 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। इस तरह से मुस्लिम वोट बैंक बिहार में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक थे। वहीं अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बहुजन समाज पार्टी से भी 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो बिहार में चल रहे SIR पर कांग्रेस और आरजेडी सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अब इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन अब तक उन्होंने चुनाव आयोग के सामने SIR की मसौदा सूची के खिलाफ कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके पास यात्रा निकालने का तो खूब समय है और संसाधन भी हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी समय रहते मतदाता सूचियों की त्रुटियां चुनाव आयोग से शेयर नहीं कर रही है, साझा नहीं कर रही है और वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। इस वजह से कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जनता को गुमराह करने के विपक्ष के प्रयासों को आईना दिखाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर SIR में इतनी ही धांधली हो रही है तो कांग्रेस और आरजेडी को कम से कम एक बार आधिकारिक आपत्ति तो दर्ज कराना ही चाहिए। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। हकीकत है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने?
आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं, तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे वोट चोरी के आरोप पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैसे दिखाया लालू यादव और तेजस्वी यादव को आईना। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? मैं काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ससाराम के मंच से लालू यादव ने भी जनता से कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों पर उन पे आरोप लगाए हैं। और आप भी सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा और उस पर सम्राट चौधरी का क्या जवाब था। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने
बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीनाजोरी वाले लोग। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।